This video is powered by SnapTube. Check description for more information. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैसे काम करते हैं? आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में ही बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह की, तो ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत से लोग इसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा जरिया है एनर्जी को हार्वेस्ट करने का। यहां से आप बहुत ही अच्छे तरीके से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, इससे आप एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं और ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है। अब ऐसे में हम इसके बारे में तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा या कितना बुरा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कैसे करते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किस हद तक क्या सिमिलरिटीज हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं किसी ऊंची सी बिल्डिंग की, तो उस बिल्डिंग में बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है? नहीं, बिल्डिंग तो हिलती भी नहीं है, वो तो एक जगह पे है। लेकिन उसमें एनर्जी कहां से आई? दोस्तों, वो जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, एक ईंट का टुकड़ा जमीन में था, एक वर्कर ने उसको उठाया, वो ऊपर 10 मंजिल तक लेके जाके उस बिल्डिंग में कहीं पे लगा दिया। तो वो जो ईंट का टुकड़ा है उसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, और जिस दिन वो ऊपर 10 मंजिल से नीचे गिरेगा, वो बहुत सारी एनर्जी को लेके गिरेगा और नीचे जब आएगा तो वो जमीन में हो सकता है गड्ढा कर दे, किसी के सिर पे गिरे तो किसी का सिर पे चोट लग जाएगी। लेकिन वो एनर्जी को नीचे लेके आके जोर से आवाज करता हुआ हीट के साथ में नीचे गिर के चूर चूर हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि अगर एक पुरानी बिल्डिंग है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकती है, तो जिस दिन वो बिल्डिंग गिरेगी उस दिन हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एयर के अंदर जो आपको मिलता है फ्लो, जो ब्लास्ट होगा, बेसिकली जो हवा के अंदर आपको वेव्स मिलेंगी, उसकी एनर्जी, या अगर मैं आपसे बात करता हूं इन जनरल नीचे गिर के जो इंपैक्ट उसको मिलेगा वो एनर्जी, तो वो सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देगी जो उसने आज तक अपने आप में बना के रखी थी। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं एटॉमिक लेवल पे, यानी कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं जिनसे मिलके पूरा संसार बना है, तो ऐसे में कुछ एटम्स तो ऐसे होते हैं जो स्टेबल हैं, बड़े ही आराम से रहते हैं, उनकी बिल्डिंग काफी मजबूत है, वो नहीं गिरने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनस्टेबल एटम्स भी होते हैं जो फट जाते हैं, जो ब्लास्ट हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो गिर जाते हैं उस बिल्डिंग की तरह, और वो बाद में बहुत सी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। अब ये एनर्जी कितनी रिलीज करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपने जरूर आज तक एक ना एक बार तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर सुना होगा, जहां पे E जो है उसका मतलब है कि कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, m का मतलब है कि वो मास कितना है जहां से आप एनर्जी लेना चाहते हैं, उस कंप्लीट मास का क्या वजन है, और जो c है वो है लाइट की स्पीड। अब लाइट की स्पीड जो है वो बहुत 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 ज्यादा होती है, तो ऐसे में c स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 किलो मास की, तो ऐसे में आप बहुत सारी जूल्स ऑफ एनर्जी को ले सकते हैं। अब हालांकि ये कंप्लीटली बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया देता है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की जहां पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो ऐसे में वहां से आप कितनी सारी एनर्जी को निकाल सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी आप निकाल सकते हैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एटम से। ऐसा नहीं है कि आपने पानी से बना ली न्यूक्लियर एनर्जी या कुछ, आपको चाहिए होता है कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, जिसको हम कहते हैं यूरेनियम। अब यूरेनियम जो है, यहां पे यूरेनियम 2-3 अलग अलग तरीके से मिलता है, अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। तो ऐसे में मैं आपसे बात कर रहा हूं यूरेनियम 235 की। यूरेनियम 235 जो होता है, वहां पे आपको मिलते हैं 92 प्रोटॉन्स और 143 न्यूट्रॉन्स, और ये उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो बाहर की तरफ घूमते हैं एटम में, तो जो न्यूक्लियस है वहां पे आपको मिलते हैं 92 प्रोटॉन्स और 143 न्यूट्रॉन्स। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, यहां पे कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां पे एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो वहां पे बन जाएगा यूरेनियम 236, और वो बन जाएगा कंप्लीटली अनस्टेबल। अब जब वो अनस्टेबल बन जाएगा, तो ऐसे में वो फटेगा 2 अलग अलग छोटे एटम्स में, जिसको हम कहेंगे, एक का नाम है बेरियम, एक का नाम है क्रिप्टॉन, और वो साथ में 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को रिलीज कर देता है।
अब ये काम कैसे करता है, अगर आपसे इसके बारे में बात करूं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत सारे यूरेनियम के एटम्स हैं और मैं आपको बोलूं कि एक एक को फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे अगर हम करने बैठ गए तो हमें तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन वो कितनी स्लो होगी और कितना मेहनत का काम होगा एक एक एटम को फोड़ना। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि हमें मिल जाए कोई चेन रिएक्शन जो एक बार हम शुरू कर दें और वो बार बार आगे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे और हमें खूब सारी एनर्जी आगे मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे। तो इसी के लिए होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये यूरेनियम एटम में एक न्यूट्रॉन को थ्रो करते हैं, बम्बार्ड करते हैं बेसिकली, तो ऐसे में जब वो फटता है दो अलग अलग क्रिप्टॉन और बेरियम वाले छोटे एटम्स में, तो उसके अलावा वो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है। वो 3 न्यूट्रॉन आगे जाके और टकराएंगे और ब्लास्ट होगा और टकराएंगे और ब्लास्ट होगा। तो ऐसे वो चेन रिएक्शन बढ़ती जाती है बहुत ज्यादा और आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं इसको कंट्रोल करने की, तो हम ऐसे में कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि वो जो यूरेनियम है वो तो सारा ब्लास्ट हो के और जो हीट एनर्जी वो सारी निकाल देगा इतनी गर्मी, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों यूज करते हैं कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स का। तो जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहां पे एक चेंबर होता है जिसके अंदर आप रखते हैं यूरेनियम फ्यूल को, वहां पे जो बम्बार्डिंग प्रोसेस है वो चल रही होती है, लेकिन ऐसे में हमारे पास में कंट्रोल रॉड्स होती हैं कैडमियम की और बोरॉन की, और उनका लेवल हम कितना उसके अंदर रिएक्टर में नीचे लेके आना है, कितना उनको ऊपर उठाना है, उसके जरिए हम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को वहां पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कोशिश करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो काफी स्मूथ वे में बड़े आराम से हो जाए, न कि एक अनकंट्रोल्ड फैशन में हो। अगर आपसे बात करता हूं अनकंट्रोल की, तो ऐसे में आएगा न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में पहली बात तो हम बहुत ही हाई प्योरिटी वाला यूरेनियम यूज करते हैं, दूसरी बात हम वहां पे कभी कभी प्लूटोनियम भी यूज करते हैं, और इसके अलावा वहां की जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड है। यानी कि एक बार हमने उसको एक्टिवेट कर दिया, डेटोनेट कर दिया, तो उसके बाद में जो ब्लास्ट होगा वो ऐसा होगा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिससे पूरा शहर का शहर देश का देश तबाह हो सकता है। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हम काम में लेते हैं एक नॉर्मल स्टेडी लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी के लिए, तो ऐसे में हम कंट्रोल करते रहते हैं। जो यूरेनियम होता है वो भी इतना प्योर नहीं होता है, वो भी उसमें काफी इंप्योरिटीज भी होती हैं, तो ऐसे में वहां पे मॉडरेटर्स को यूज करते हैं और उन मॉडरेटर्स की वजह से ही हम धीरे धीरे उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब वो जो एनर्जी है वो हमको मिल गई हीट की फॉर्म में। अब उस हीट एनर्जी को हम बिजली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके आगे की जो प्रोसेस है वो तो बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स वगैरह की या थर्मल पावर प्लांट की, तो सेम कंसेप्ट है। वहां पे पानी का एक पाइप होगा, वो पानी गर्म हो जाएगा, एक हीट एक्सचेंजर के जरिए वो दूसरे पानी के पाइप को भी, उसका जो पानी उसको भी गर्म कर देगा, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से जनरेटर घूमेगा और जनरेटर घूमने से आगे आपको बिजली मिल जाएगी। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह कभी ब्लास्ट हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं हो सकता, तो ये कंफर्म कंप्लीटली सच तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये सच ही है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है दोस्तों, वहां पे पहली बात तो आप यूज करते हैं एक अनलाइक रॉ बेसिकली यूरेनियम को, वहां पे आप उसको इतना प्योरीफाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में ब्लास्ट जो होगा वो उस न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह उतने बड़े स्केल पे नहीं होगा। वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि सारा मेल्ट डाउन हो जाए और जो भी सारा आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो नीचे जमीन में चले जाएं और जो पानी के सोर्सेज हैं उनको कॉन्टेमिनेट कर दें। लेकिन आजकल हम कुछ जगहों पे फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स को भी यूज करते हैं जहां पे कोई भी मॉडरेटर नहीं होता और काफी हद तक वो एक बॉम्ब की तरह ही काम करता है। तो अगर ऐसे में कुछ दिक्कत हो जाए तो ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, देखिए पॉजिटिव्स तो बड़े ही क्लियर हैं कि यहां पे जो फॉसिल फ्यूल्स की तरह एमिशंस होते हैं उतने एमिशंस नहीं होते हैं। जो आकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज वगैरह होता है वो बहुत ही कम होता है और आप काफी हाई एफिशिएंसी के थ्रू इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियर फ्यूल से। उसके अलावा छोटे कंट्रीज भी यहां पे इनको यूज कर सकते हैं। और अगर आपसे बात करते हैं एक स्टैंडर्ड एक एवरेज न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो वो करीब 1500 विंड मिल्स जितनी एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में काफी इजी है, काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपसे बात करता हूं नेगेटिव्स की, तो यहां पे वो जो वेस्ट निकलता है, जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है, उसको डिस्पोज करना बहुत बहुत महंगा और बहुत ही मुश्किल काम है और वो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके लिए खतरा भी बन सकता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी ये कोई रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। यहां पे भी आप यूरेनियम को खोदते हैं, यूरेनियम को निकालते हैं जमीन से और फिर आप उसको यूज करते हैं। तो ऐसे में इसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्योंकि वहां पे कूलिंग के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्सर बने होते हैं समंदर के किनारे, कोस्टल रीजन्स में। और उन कोस्टल रीजन्स में सुनामी या फिर इस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट
प्लांट को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और वो कंटेमिनेशन के जरिए या ब्लास्ट होकर या किसी भी रीजन से बहुत बड़े स्केल पे नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई और सवाल सुझाव हो न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में तो वो भी आप नीचे बताइएगा। और अगर आप बताना चाहते हैं अपनी राय कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फेवर करते हैं या उनको कहते हैं कि बाय बाय चले जाओ, हमको तो पवन चक्की चलानी है और विंडमिल या सोलर एनर्जी यूज करनी है, तो आप अपनी राय नीचे बताइएगा और मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छे से जान पाऊंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।